Hello students, in this presentation we will study some more topics related to stereochemistry. The first topic which we will start is the asymmetric synthesis. First we will study what is the definition of an asymmetric synthesis. जिस synthesis के through हम किसी प्रोकायरल यूनिट को किसी कायरल यूनिट में चेंज कर देते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो अनइक्वल अमाउंट्स में बनते हैं, ऐसे सिंथेसिस को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स कायरल एंड प्रोकायरल. एक कायरल यूनिट या एक कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो. इस तरह के कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ प्रोकायरल यूनिट? ऐसा यूनिट या ऐसा कार्बन एटम जिसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इनेंशियोट्रॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप या फेसेस प्रेजेंट हों, उसको हम एक प्रोकायरल यूनिट या एक प्रोकायरल कार्बन एटम कहते हैं. जब प्रोकायरल से हम कायरल यूनिट का सिंथेसिस करते हैं, इसको हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कायरलिटी डेवलप हो जाती है या एसिमेट्री डेवलप हो जाती है. इसीलिए इस सिंथेसिस का नाम है एसिमेट्रिक सिंथेसिस. एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स नोट करने होंगे. पहला प्रिंसिपल कहता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में there should be at least one prochiral unit. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कम से कम एक प्रोकायरल यूनिट होना कंपल्सरीली नेसेसरी है. सेकेंड प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हमको स्टीरियो आइसोमर्स अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि या तो सबस्ट्रेट या रिएजेंट या सॉल्वेंट या फिर कैटलिस्ट, इन चारों में से कोई ना कोई सा एक एलिमेंट कायरल हो या प्योरली इनेंशियोमेरिक हो. थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि जो भी कायरल एजेंट हो, या तो सॉल्वेंट या तो सबस्ट्रेट या तो रिएजेंट और या फिर कैटलिस्ट, इन चारों में से जो भी कायरल एजेंट हो उसका रिएक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव रोल होना कंपल्सरी है. The next point is the different types of asymmetric synthesis. Overall, there are 4 types of methods by which asymmetric synthesis can be done. The first method which we will study in this slide is the chiral substrate. The name itself suggests chiral substrate का मतलब है ऐसा substrate जो कि optically pure form में हो और उसमें कम से कम एक chiral center present हो. ये कायरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट हो? रिएक्शन साइट के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो. हमें एसिमेट्रिक सिंथेसिस में इस तरह का कायरल सबस्ट्रेट यूज़ करना है जिसमें कि रिएक्शन साइट पर, मतलब जहाँ पर पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर रिएक्शन हो रहा है उसके बिल्कुल एडजेसेंट एटम जो हो वो एक कायरल सेंटर की तरह बिहेव करे. जब ये रिएक्शन होगा तो ये कायरल सेंटर रिएक्शन के स्टीरियो आइसोमरिक कोर्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन उस कायरल रिएक्टेंट में एक या एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे और अनइक्वल रेशियो में, अनइक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. The second method for the asymmetric synthesis is achiral substrate modified by chiral auxiliary. फर्स्ट मेथड में हमने जो सबस्ट्रेट यूज़ किया था वो एक कायरल सबस्ट्रेट यूज़ किया था. सेकेंड मेथड में हम इस तरह का सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं जो कि एकायरल सबस्ट्रेट है. उस एकायरल सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड के साथ में कराएं जो कि एक कायरल ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करेगा. ये कायरल ऑक्सिलरी या ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड एकायरल सबस्ट्रेट को मॉडिफाई कर देगा और उसको एक ऑप्टिकली प्योर सबस्ट्रेट में चेंज कर देगा
एज अ रिज़ल्ट उसमें कायरलिटी डेवलप हो जाएगी। इस रिएक्शन में डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। इसका मतलब है कि अनइक्वल अमाउंट में डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इस एग्जाम्पल से आप सेकेंड मेथड को समझ सकते हैं। पायरुविक एसिड जो कि एक अकायरल सबस्ट्रेट है, उसका रिएक्शन हम एक कायरल ऑक्सिलरी माइनस मेंथॉल के साथ में करा रहे हैं, और जब आप उसका प्रोडक्ट देखेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व वो है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड एक कायरल कंपाउंड है। The next method for asymmetric synthesis is the use of chiral reagent. जब हम सबस्ट्रेट अकायरल लें तो हम रिएजेंट को एक ऑप्टिकली प्योर फॉर्म में ले सकते हैं या एक कायरल रिएजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं PHCOCOOMe का जब हम एक कायरल रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये अकायरल सबस्ट्रेट जो है PHCOCOOMe विच इज़ एन अकायरल सबस्ट्रेट, ये किस में चेंज हो रहा है? एक कायरल सबस्ट्रेट में चेंज, कायरल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। देख सकते हैं आप PHCHCOOHOH, ये S+ मेंडेलिक एसिड है जो कि एक कायरल कंपाउंड है। एज अ रिजल्ट एसिमेट्री सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो रही है। The last method for asymmetric synthesis is the use of chiral catalyst. जब हम किसी रिएक्शन में कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं तो उस रिएजेंट का हमको स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट यूज़ करना पड़ता है, और अगर वो रिएजेंट कायरल है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए इट इज़ बेटर टू यूज़ अ कायरल कैटलिस्ट बिकॉज अ कैटलिस्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ रिएक्शन। एक बहुत अच्छा कायरल कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है विल्किंसन्स कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन में एसिमेट्री इंट्रोड्यूस करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स, अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए उस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन एटम होना ज़रूरी है। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ अ कायरल कार्बन। मतलब मॉलिक्यूल तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं जब उनमें कायरल कार्बन एटम न हो। तो वो क्या फैक्टर्स या क्या एलिमेंट्स होंगे जो उनमें कायरलिटी डेवलप करेंगे? अदर एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी other than the chiral carbon atom. They can be a chiral axis or a chiral plane or chirality due to helicity. किसी भी कंपाउंड में अगर कायरल एक्सिस प्रेजेंट हो या फिर एक कायरल प्लेन प्रेजेंट हो या फिर कंपाउंड के हेलिकल शेप की वजह से भी वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की तरह बिहेव कर सकता है। इस टॉपिक में जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स। नाउ व्हाट आर एलीन्स? When 3 or more adjacent carbon atoms are bonded by double bonds, the compound is called a cumulene. जब कभी 3 या उससे ज़्यादा adjacent carbon atom आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्यूमुलीन। और सबसे सिंपल टाइप का क्यूमुलीन जो है उसे हम कहते हैं एलीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं एलीन। एलीन्स के जो दो टर्मिनल मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, जो दो टर्मिनल CH2 ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होते हैं। जो दो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। एलीन्स ऑफ द टाइप CAB डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CAB शो इनेंशियोमेरिज्म, मतलब इस तरह के एलीन्स जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे बिहेव एज कायरल कंपाउंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कायरल सेंटर। एलीन्स की कायरलिटी का या ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीज़न उनमें प्रेजेंट कायरल एक्सिस होता है। अनदर एग्जाम्पल इज स्पाइरेन्स। नाउ व्हाट आर स्पाइरेन्स? अगर हम एलीन्स के डबल बॉन्ड को किसी रिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दें तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहते हैं स्पाइरेन्स या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स।
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एलीन्स के डबल बॉन्ड को जब हम रिंग सिस्टम से रिप्लेस करते हैं तो स्पाइरेन्स का फॉर्मेशन होता है। स्पाइरेन्स में जो दो रिंग्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होती हैं, और अगर इन मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो तो स्पाइरेन के मॉलिक्यूल्स भी इनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं या नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस शो करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट इनमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी ऑब्जर्व करते हैं। स्पाइरेन्स में एलीन्स की तरह ही एलिमेंट ऑफ कायरलिटी उनकी कायरल एक्सिस होती है। The next example for the compounds showing optical activity in the absence of a chiral center is the stereochemistry of biphenyls. इस टॉपिक को समझने से पहले we are going to study a point called atrope isomers. What are atrope isomers? ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। जब कभी एक सिंगल बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, इस वजह से जो स्टीरियो आइसोमर्स डेवलप होते हैं उनको हम एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं, और इन आइसोमर्स में सेंटर ऑफ कायरलिटी प्रेजेंस नहीं होता। इसकी इंस्टेड ऑफ दैट एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट होता है। इन एट्रोप आइसोमर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सूटेबली सब्सटीट्यूटेड बाइफेनाइल्स। सूटेबली सब्सटीट्यूटेड बाइफेनाइल्स इनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कायरल एक्सिस। इनका इनेंशियोमेरिज्म का कारण है इनका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू फिनाइल रिंग्स। दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं अगर उन पे ऑर्थो पोजिशन पर बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दोनों रिंग्स रोटेट नहीं हो पाएंगी। दोनों रिंग्स जो हैं वो अलग अलग प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहेंगी, एंड एज अ रिज़ल्ट ये मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे और इनेंशियोमेरिज्म शो करेंगे। बाइफेनाइल्स सिर्फ दो ही कंडीशंस में इनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों रिंग्स को अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड होना ज़रूरी है। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि अगर बाइफेनाइल की दोनों रिंग्स अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड होंगी तभी वो इनेंशियोमेरिज्म शो कर सकती हैं। जो सेकंड कंडीशन है जिससे कि बाइफेनाइल्स इनेंशियोमेरिज्म शो कर सकती हैं वो है कि दोनों रिंग्स शुड हैव बल्की सब्सटीट्यूएंट्स इन देयर ऑर्थो पोजिशन। दोनों रिंग्स के ऑर्थो पोजिशन पे बल्की सब्सटीट्यूएंट्स होने ज़रूरी हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स शुड बी 2, 1 सब्सटीट्यूएंट इन ईच रिंग। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर सब्सटीट्यूएंट्स जो कि ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट हैं वो स्मॉल साइज़ के हों तो दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं वो प्लानर हो जाएंगी और उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा, और इस वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पहले मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज इट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लास्ट स्लाइड में हमने डाइफिनिक एसिड का एग्जाम्पल देखा। इसको कंपेयर करें हम अगर बाइफेनाइल 2,2- डाइसल्फोनिक एसिड से, जिसमें कि ऑर्थो पोजिशन पर SO3H ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है इंस्टेड ऑफ COOH ग्रुप। SO3H ग्रुप जो है वो एक बहुत बड़ा और बल्कि ग्रुप है। इस वजह से दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं उनका रोटेशन अलोंग द सिंगल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और इस वजह से दोनों रिंग्स अलग अलग प्लेन में मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट होंगी। न इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, न इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एंड एज अ रिजल्ट दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। So students, the topics which we have covered in this presentation are the asymmetric synthesis and the compounds which show optical activity in the absence of a chiral carbon. I hope you will be benefited by studying these topics. Thank you.